नमस्कार, टीवी9 भारतवर्ष पर सबसे बड़ी और व्यापक कवरेज आप देख रहे हैं वॉर जोन से। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी, मेरे साथ मेरे सहयोगी विपिन चौबे भी मौजूद हैं। आज हम आपको बताएंगे कैसे अमेरिका के 3 मिलिट्री बेस और ईरानी हमला, क्या विश्व युद्ध शेष है, क्या ये वॉर ईरान और अमेरिका के बीच में सीधी लड़ाई देखने को मिलेगी। गाजा पट्टी में इजराइल की बम वर्षा लगातार जारी है, युद्ध का 18वां दिन है और 10,000 हमास के ठिकानों पर हमले किए गए। 10,000 ठिकानों पर। गाजा में अब तक 5,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। इन 18 तस्वीरों से आप गाजा में हुई तबाही का अंदाजा लगा सकते हैं, कैसे हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्बादी का मंजर दिखाई दे रहा है। और इजराइल के भीषण प्रहार के बाद गाजा तबाह हो गया है। एक बड़ी खबर से शुरू कर रहे हैं। बड़ी खबर बताते हैं आपको। जंग के 18वें दिन हमले तेज किए गए हैं। गाजा में सिर्फ तबाही का मंजर इस वक्त दिख रहा है। कई जगह ऐसी हैं जहां हमले हुए हैं। आपको बताते हैं इजराइल के हमलों के बाद गाजा के इस वक्त हालात क्या है। हमास के 10,000 ठिकानों पर हमला किया गया है। जी बिल्कुल, और इसके साथ 22,000 इमारतें भी इस हमले में बुरी तरह से तबाह हुई हैं, जबकि मौतों का आंकड़ा 5,000 के पार जा पहुंचा है और 15 लाख से ज्यादा लोग यदि बेघर हो गए हैं। बिल्कुल, और इसके अलावा आंकड़ा सामने आया, सप्लाई लाइन पूरी तरह से बंद कर दी गई है। अस्पतालों में ईंधन खत्म हो गया है। लोगों की परेशानी देखिए जो त्रासदी में बदल चुकी है। बेहोशी की दवा खत्म हो चुकी है, खाद्य सामग्री की कमी आ चुकी है। तो ये सब तमाम चीजें हैं जिसको लेकर किल्लत हो रही है, कमी हो रही है और ज्यादा त्रासदी को बढ़ा रही है। और पहली बड़ी खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। गाजा में इजराइल का भीषण हमला जारी है। हमले में कई इमारतें बुरी तरह से तबाह हो गई और बर्बादी से दहशत में है लोग। गाजा पट्टी में तबाही के बाद जारी है जिंदगी की तलाश। और आप देखिए, ये वो तमाम एयर स्ट्राइक झेलने वाले इलाके हैं जो लगातार इजराइल के हमले को झेल रहे हैं। और इसके बाद कैसा माहौल है इन तस्वीरों में समझा जा सकता है। और एक और बड़ी खबर, जंग में हिजबुल्लाह के 2 कमांडर्स की मौत हो गई है। अब तक 32 हिजबुल्लाह कमांडरों की मौत हो चुकी है। 7 अक्टूबर से हमास इजराइल जंग चल रही है। हमास के समर्थन में हमले कर रहा है हिजबुल्लाह। और अगली बड़ी खबर भी गाजा पट्टी के इलाकों से जुड़ी हुई। गाजा पर इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। गाजा पर बमबारी का खौफनाक वीडियो सामने आया है। गाजा पट्टी में घर पर भीषण हवाई हमला हुआ है और इस दौरान उस घर पर जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था उसमें ये पूरा हमला कैद हो गया। और आप देखिए कैसे एक हमले के बाद पूरे का पूरा इलाका बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। ये तस्वीरें आपके सामने। और इजराइल पहुंच गई है अमेरिकी मिसाइलें, जिसके बाद इस युद्ध के और भी विध्वंसक होने का खतरा बढ़ गया है। गाजा पट्टी पर तैनाती के लिए इन तमाम मिसाइलों को अमेरिका ने पहुंचा दिया है। इजराइल की युद्ध भूमि पर तेल अवीव, गाजा पर भीषण हमले की पूरी तैयारी है। और जंग में अमेरिका इजराइल के साथ न सिर्फ नजर आ रहा है बल्कि पूरी मदद भी कर रहा है। और ये वो तमाम जंगी बेड़ा है जो अमेरिका ने इजराइल भेजा है। और एक और बड़ी खबर, इजराइल हमास जंग पर चीन ने बोला, चीनी विदेश मंत्री का बयान आया है। गाजा के हालात पर दुखी हूं, फिलिस्तीनियों के प्रति सहानुभूति है। तो चीन ने रिएक्ट किया है। चीन का स्टेटमेंट सामने आया है जिसमें कहा गया है कि गाजा के हालात पर चिंता जाहिर की गई है और फिलिस्तीनियों के प्रति सहानुभूति जाहिर की गई है। एक और बड़ी खबर, अमेरिका की ईरान को बहुत बड़ी धमकी, बहुत बड़ी चेतावनी। मिडिल ईस्ट में जंग का दायरा बढ़ाना चाहता है ईरान। अमेरिकी बेस पर हमला करवाने का आरोप, हमास और हिजबुल्लाह की मदद कर रहा है ईरान। इजराइल के खिलाफ जंग में शामिल है IRGC। Now we know these groups are supported by the IRGC and the regime. We know Iran continues to support Hamas and Hezbollah. And we know that Iran is closely monitoring these events and in some cases actively facilitating these attacks and spurring on others who may want to exploit the conflict for their own good or for that of Iran. We know Iran's goal is to maintain some level of deniability here, but we're not going to allow them to do that. We also are not going to allow any threat to our interest in the region to go unchallenged. We demonstrated last week that we have and will use
the military capabilities available to us to protect and defend those interests. And those capabilities are getting bigger and better every day. और देखिए अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मिडिल ईस्ट में सेना को भेजने पर विचार कर रहा है अमेरिका और साफ कर दिया है अपना रुख कि हम और भी सेना भेजेंगे। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी का बयान सामने आया है। इजराइल जंग के चलते बड़ा फैसला लिया गया है, मतलब ये मदद जो इजराइल को अमेरिका दे रहा है इसमें रुकने का सिलसिला बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि और सैनिकों को भेजने का फैसला कर लिया है अमेरिका ने। वैश्विक नेताओं का इजराइल दौरा लगातार जारी है और आज फ्रांस के राष्ट्रपति पहुंच रहे हैं इजराइल। इससे पहले हमने कई राष्ट्राध्यक्षों को देखा, आज फ्रांस पहुंच रहा है इजराइल में अपनी मौजूदगी के लिए। इमैनुअल मैक्रो जाएंगे इजराइल और नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। फ्रांस की तरफ से जो सहयोग है इजराइल को वो सामने आ चुका है। इससे पहले ज़बानी तौर पर मैक्रो की तरफ से सहयोग आया है, लेकिन आज आमने सामने मुलाकात होगी मैक्रो और नेतन्याहू की। और आज इजराइल के दौरे पर पहुंच रहे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, लेकिन ये पहला कोई ऐसा राष्ट्राध्यक्ष नहीं जो इजराइल जा रहा हो। इस युद्ध के छिड़ने के बाद देखिए 7 तस्वीरें, कब कब कौन कौन गया, कैसे इजराइल को समर्थन दिया गया, वो तमाम तस्वीरें तारीखों के साथ आपके सामने। ओलाफ शोल्ज, जो बाइडेन, ऋषि सुनक, इसके अलावा जॉर्जिया मेलोनी और आज इमैनुअल मैक्रो समेत देखिए ये तमाम वर्ल्ड लीडर्स हैं जो अपना अपना समर्थन करने और इस मुश्किल हालात में इजराइल को अपने साथ खड़ा दिखाने के लिए वहां पर पहुंचे और हर तरह से मदद का भी इजराइल को भरोसा दिया। बिल्कुल, इन 7 तस्वीरों के जरिए हमने आपको दिखाया कि अलग अलग मौकों पर कैसे अलग अलग राष्ट्राध्यक्ष आए और मुलाकात की। अब हम आपको बताते हैं कि हमास के साथ जंग में इजराइल के साथ वैश्विक महाशक्तियां खड़ी हुई दिख रही हैं। तो बाइडेन से लेकर ऋषि सुनक तक इजराइल के दौरे पर जा चुके हैं। आपको बताते हैं इजराइल के समर्थन में इस वक्त कौन कौन है, एक डिटेल में जानकारी देते हैं। नेतन्याहू से मिलने वाले हैं जो बाइडेन, जो मिल चुके हैं। इमैनुअल मैक्रो मिलेंगे, अमेरिकी राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति। देखिए ये पूरी लिस्ट है जो हम आपको बता रहे हैं। जो बाइडेन मिल चुके हैं, ऋषि सुनक मिल चुके हैं, जॉर्जिया मेलोनी मिल चुकी हैं, ओलाफ शोल्ज मिल चुके हैं। और इसके अलावा हमने आपको बताया कि जैसे कि इटली की प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस, ग्रीस के प्रधानमंत्री भी मुलाकात कर चुके हैं। मार्क रूट जो नेदरलैंड्स के प्रधानमंत्री हैं वो भी मुलाकात कर चुके हैं। जी बिल्कुल, और 2 तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं इजराइल हमास जंग में असर डालने वाली। ये 2 तस्वीरों को भी देखिए जो आज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो आज इजराइल दौरे पर आ रहे हैं और दूसरी तरफ अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 यानी रूस के विदेश मंत्री लावरोव ईरान की राजधानी तेहरान में है। मतलब दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये तस्वीरें बयान कर रही हैं। एक तरफ तेहरान में लावरोव है तो दूसरी तरफ मैक्रो का इजराइल दौरा बहुत ज्यादा इस युद्ध के हालात पर असर डालता है। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। नेवल कैप्टन श्याम कुमार जो कि लगातार सुबह से हमारे साथ मौजूद है और उसके साथ साथ कर्नल रिटायर्ड यूएस राठौर सर भी हमारे साथ आ चुके हैं। कर्नल श्याम, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा, ये 2 तस्वीरें इस युद्ध के माहौल में क्या मायने रखती है, क्या संदेश देने की कोशिश और क्या असर डालेंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। धन्यवाद। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जो विजिट्स आप दिखा रहे हैं ये मैं इस तरह से देखता हूं कि देखिए, एक तो ये विजिट्स है जो एक सद्भावना यात्रा के रूप में भी मैं देखता हूं, क्योंकि पूरे विश्व को ये मैसेज दिया जा रहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री जो भी कर रहे हैं उसमें हम उनके साथ तो खड़े हैं।
साथ किए क्यों खड़े हैं वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका, ये मैं जल्दी से कहना चाहूंगा। देखिए, मिडिल ईस्ट की एक चौखट है अमेरिका के लिए और ये वेस्ट यूरोप के लिए, और जिसके पीछे जिस दरवाजा जिसका हमेशा खुला है और जिसके पीछे एक विश्वासी मित्र है जिसके थ्रू वो पूरी झांक और ताक झांक करते हैं मिडिल ईस्ट पे, तो ये उनके लिए जरूरी है कि वो वहां पे हाथ बटाएं। मिसाइल्स भेजना और ये भेजना एक बात है, लेकिन ये रिस्ट्रेन करना भी जरूरी है। मैं एक दूसरी बात आज करना चाहता हूं आपकी तरफ से दर्शकों के लिए, कि क्या अच्छा होता जब यही बात जॉर्डन के प्रधान राष्ट्रपति, मिस्र के प्रधान राष्ट्रपति, कतार के जो लीडर हैं जो समझौता करा रहे हैं हमास के साथ, वो जाके कहते जेरूसलम जो है ज्यूज का, ईसाइयों का और मुस्लिम्स का उद्गम स्थल है, पूजनीय स्थल है, वहां पे समझौता क्यों नहीं करते वो? कैप्टन शाम, आप कह रहे हैं रेस्ट्रेन करने के बाद जो दो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं वो अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं और ये बताती हैं कि मुल्क किस तरह अगेंस्ट और फेवर में आते हैं। एक तरफ इजराइल पहुंच रहे हैं मैक्रो, तो दूसरी तरफ तेहरान में लावरोव हैं। ये क्या बताता है कर्नल राठौर, आप कैसे डिपिक्ट करेंगे इस पूरे पिक्चर को? देखिए निधि, यहाँ पर जो हो रहा है वो ये है कि पोलराइजेशन बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। एक तरफ ईरान है जिसको लोग एक्यूज़ कर रहे हैं कि हमास का अटैक या लेबनान में हिजबुल्लाह का समर्थन या सीरिया या इराक पे अटैक के लिए ईरान को लोग दोषी मान रहे हैं। ईरान के साथ अभी रूस और चाइना साफ तौर से दिखा जा सकता है, और इजराइल के साथ जो है वेस्टर्न वर्ल्ड लेड बाय अमेरिका खड़ा नज़र आ रहा है। तो ये एक तरीके से बिल्कुल पोलराइज्ड हो चुका है। अपने अपने खेमों में जा कर के वहाँ पर उनका हौसला बढ़ाना, उनको मदद का आश्वासन देना, और सबसे बड़ी बात जो है यूरोपियन स्टेट्स की ये है कि उनके हाथ अभी पत्थर के नीचे दबे हुए हैं। लेकिन लावरोव का ईरान दौरा क्या साबित करता है सर, ये जरा इन शॉर्ट बताइए। लावरोव का दौरा ये बता रहा है कि अभी ईरान के अंदर ईरान को कोई समर्थन देने वो नहीं गए, कोई समर्थन देने को तैयार नहीं है, लेकिन उसके साथ भी लोग खड़े नजर आ रहे हैं। इस बीच कुछ बड़ी खबरें आ रही है सर, उसका रुख कर लेते हैं। इजराइल के हमले में गाजा में भारी तबाही हुई है। नुसीरत कैंप को इस बार निशाना बनाया गया है और तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। हमले में कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं और ये तस्वीर आपके सामने नुसीरत कैंप गाजा पट्टी का, जिसमें एक बार फिर से इजराइल ने हमला बोला है और इस हमले के बाद भारी तबाही मौके पर देखी जा रही है। उसकी तस्वीरें आपके सामने। और एक और बड़ी खबर, इजरायली हमले में मारा गया एक और हमास का कमांडर। बहुत बड़ी खबर, हमास कमांडर इब्राहिम अल साहर की मौत, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमास कमांडर अल इब्राहिम साहर की मौत हो गई है। हवाई हमले में यह एक और कमांडर मारा गया है। आईडीएफ के पर किए गए हमलों में शामिल रहा है यह कमांडर, जिसको ढेर कर दिया है इजरायली फोर्सेस ने। और बंधकों से जुड़ी हुई अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बंधकों को मेडिकल के लिए ले जाया गया है। तेल अवीव के अस्पताल इन्हें एयरलिफ्ट करके लाया गया है। हेलीकॉप्टर से तेल अवीव के अस्पताल की छत पे इन्हें लैंड कराया गया और इन्हें मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया, क्योंकि मेडिकल आधार पर ही इन दोनों इजरायली बंधकों को रिहा किया गया। इससे पहले 2 अमेरिकी बंधकों को हमास ने छोड़ा था और कतर की मध्यस्थता के बाद 2 बुजुर्ग महिला जो कि इजरायली नेशनल्स हैं, इनको रिहा किया गया और इन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। तो हमास से बंधकों को छुड़ाने के लिए कतर मध्यस्थता कर रहा है, मीडिएशन कर रहा है, और इसके मायने क्या हैं, आइए आपको समझाने की कोशिश करते हैं बिग वॉल के जरिए कि क्या अहमियत रखता है। और देखिए, हमास से अच्छे संबंध रहे हैं, दोहा से ऑपरेट होता है हमास। ये देखिए, अमेरिका का करीबी रहा है कतर, हमास से अच्छे संबंध भी रहे हैं, तो इसीलिए मीडिएशन बहुत अच्छे से कर पाएगा और दोहा से ऑपरेट होता है हमास। जी बिल्कुल, और देखिए इसी बात का फायदा उठा रहा है ताकि मध्यस्थता के लिए आ गया है। पहले भी, इससे पहले ऐसी परिस्थितियां आई हैं तो मध्यस्थता कर चुका है कतर, और यूएस अपने नागरिकों को छुड़ाना चाहता है, इसलिए कतर को बीच में वो लेकर आया है। बिल्कुल, इसमें दोहा की बहुत अहम भूमिका होगी। यूएस ने आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन रोका हुआ है और इसीलिए कतर के प्रधानमंत्री से बात कर चुके हैं ब्लिंकन भी, एंटनी ब्लिंकन भी। तो ऐसे में माना जा रहा है कि ये जो मध्यस्थता होगी ये नए आयाम को छुएगी। क्या ये बात बन पाएगी संवाद के जरिए, ये बहुत अहम होगा।
और एक और बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये बड़ी खबर है हमास इजराइल संघर्ष से जुड़ी हुई, जो हम आप तक पहुंचाने के लिए TV9 लगातार प्रयासरत है और TV9 भारतवर्ष के संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मुस्तैद है। और आप देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है हमास के पास करीब इस वक्त 220 लोग बंधक हैं, जिनको छुड़ाने के लिए अब तमाम बड़े मुल्क इजराइल पर दबाव बना रहे हैं। बंधक में करीब 30 बच्चे, 20 बुजुर्ग भी शामिल हैं। और 2 दिन पहले यूएस की 2 महिला बंधकों को रिहा किया गया था और कल भी 2 इजरायली नेशनल बंधकों को रिहा किया गया है। हमास के पास करीब 220 लोग बंधक हैं, जिसको लेकर नेगोशिएशन चल रही है। कतर मध्यस्थता के लिए सामने आया है, क्योंकि कतर वो देश है, वो मुल्क है जो अमेरिका का भी दोस्त है और हमास से भी उसके अच्छे रिश्ते हैं। जी हाँ, तो हमास की कैद से कब रिहा होंगे ये तमाम बंधक, ये सबसे बड़ा सवाल है। दुनिया के तमाम बड़े देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो आ रहे हैं और ये अपील कर रहे हैं कि किसी तरह से बंधकों को रिहा कराया जाए। हमास की कैद से कब रिहा होंगे बंधक? देखिए, हमास के कब्जे में करीब 222 बंधक निधि अब भी मौजूद है। बिल्कुल विपिन, और 20 अक्टूबर को 2 अमेरिकी बंधक रिहा किए गए थे। देखिए, अमेरिका का लगातार दबाव है। ये 20 अक्टूबर को हुआ। 23 अक्टूबर को 2 महिला बंधक रिहा की गई। उसके बाद आज रिहा हो सकते हैं 50 बंधक। तो ये नेगोशिएशन जो चल रहा है वो लगातार है। ईंधन की शर्त पर बंधकों की रिहाई हो रही है। जी बिल्कुल। और राफा क्रॉसिंग से निकाले जाएंगे बंधक, ये तय किया गया है। राफा क्रॉसिंग वही जगह है जो मिस्र का बॉर्डर आती है और इसी बॉर्डर से मानवीय मदद भी पहुंचाई गई थी। बिल्कुल, हमास इजराइल संघर्ष से जुड़ी हर खबर आप तक लगातार हम पहुंचा रहे हैं। TV9 के संवाददाता ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मुस्तैद हैं। अमेरिका सहित वो सभी देश बंधकों को छुड़ाने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं, प्राथमिकता कर रहे हैं, जिनके नागरिक हमास के कब्जे में इस वक्त हैं। देखिए मनीष झा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देखिए, एक ऐसे वक्त में जब बंधकों की रिहाई होने वाली है, उस वक्त आप देखिए ये तमाम जो चेहरे हैं, ये वो लोग हैं जो बंधक बने हुए हैं हमास के, और इसीलिए इन सब के लिए इससे बड़ी राहत की खबर और क्या नहीं आ सकती है। मैम, सिंस यू आर अवेयर दैट द 50 hostages are going to release tonight, so what you would like to say? I want them to free everyone. I think they didn't do anything. They need to come home. They miss their family. We want them home. We want them happy. We want तो देखिए इनके पास क्या है, ब्रिंग बैक द हॉस्टेजेस। ये इजराइल के लोग कह रहे हैं, ये आईडीएफ नहीं कह रही है, ये इजराइल के लोग कह रहे हैं। और आपको इजराइल की सोसाइटी समझनी पड़ेगी। आपने भी उदाहरण दिया कि एक सैनिक के बदले उन्होंने 1000 प्रिजनर को छोड़ दिए थे। तो अभी फिलहाल कोई कंडीशन अगर आप कहिए तो ये मन चाहे किसी भी मुराद को पूरा करने के लिए इजराइल के लोग तैयार हैं। और इजराइल की सरकार इनसे बाहर नहीं है। इजराइल की सरकार ना इजराइल के लोगों को इग्नोर कर सकती है, ना वो वॉशिंगटन को इग्नोर कर सकती है, ना पश्चिमी देश के वो तमाम लोगों को। आप सोचिए, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इनके जितने भी राष्ट्राध्यक्ष यहाँ आ रहे हैं, क्या करने आ रहे हैं? वो इजराइल को समर्थन देने आ रहे हैं, साथ साथ ये बता रहे हैं कि बंधकों में हमारे भी लोग हैं, उनको हर हालत में आप छुड़ाइए। तो इस तरह के प्रेशर के बीच में ये नेगोशिएशन चल रहा है। बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही है कि बंधक कब छोड़ जाएंगे। राठौर सर, क्या इस युद्ध पे बंधक एक डिसाइडिंग फैक्टर है जिसको लेकर लग रहा है कि आपको कुछ होने वाला है? दोनों तरफ से दबाव में हमास भी, दबाव में इजराइल भी। देखिए, जरा सा मुझे वक्त दीजिएगा। बंधकों का इन शॉर्ट सर, इन शॉर्ट, बंधकों का जो ट्रम्प कार्ड है वो हमास के लिए भी है और बाकी लोगों के लिए मजबूरी है, इजराइल के लिए खासकर। जो सारे आप अमेरिका और यूरोप के लोगों का इंटरेस्ट देख रहे हैं, खाड़ी के एशिया के भी बंधक हैं उनके पास, इनका यह है कि बंधक छुड़ाए जाएं। लेकिन हमास जानता है कि अगर मैंने ज़्यादा बंधक छोड़ दिए तो उसका पड़ला कमज़ोर हो जाएगा और इजराइल के अटैक्स ज़्यादा हो जाएंगे। तो वो क्या गारंटी है जो कतर ले रहा है? क्या ये बंधकों के बदले में सीज फायर होगा? अगर वो होगा तो ठीक है, लेकिन बंधकों को छुड़ाने के बाद अगर इजरायली डिफेंस फोर्स गाजा में दाखिल होती है और हमास का सफाया करती है तो हमास ये लड़ाई हार जाएगा। इसलिए हमास बंधकों को धीरे धीरे छोड़ेगा और इंटरनेशनल गारंटी पे छोड़ेगा। ठीक है राठौर साहब, आपने बड़ी बात कही कि ये जो बंधक हैं वो ट्रिगर पॉइंट हैं। कैप्टन शाम, मैं आपके पास आ रही हूँ, नेवल कैप्टन श्याम कुमार हैं। आप मानते हैं कि हमास, क्योंकि कुछ दिनों पहले ये भी खबर आई थी कि हमास अपने कैदियों की रिहाई के बदले चाहता है कि हम बंधकों को छोड़ दें, तो ये जो डील और नेगोशिएशन है ये हमास करता रहेगा और सभी बंधकों को नहीं छोड़ेगा? देखिए, मैं महाभारत का संजय तो नहीं,
पर मैं लगातार कुछ दिनों से ये कह रहा हूं कि ये लड़ाई जो डिले की जा रही है एक मेजर्ड सोची समझी नीति के तहत की जा रही है। देखिए, ये जो आप बंधक देख रहे हैं छोड़ते हुए, ये इसलिए कि इजराइल हालांकि अपनी देश की जनता से बहुत प्रेशर में है, उनकी अपनी वॉर कैबिनेट में चरमराहट है। कल उनके इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट किया है कि मुझे भी वॉर कैबिनेट में शामिल किया जाए। उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो हिजबुल्लाह को लड़ने के लिए तैयार है और प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं नहीं। अब मैं बात करता हूं इस हॉस्टेजेस की, तो मैं बताऊं प्राइम मिनिस्टर निश्चिंत हैं कि धीरे धीरे हॉस्टेजेस छूट जाएंगे और वो अमेरिका और जो सारे कंट्री आ रहे हैं ये कह रहे हैं कि देर करो, इन्वेजन मत करो, सॉफ्टनिंग द टारगेट करो, कमांडर्स को एलिमिनेट करो, बंधक तो छूट ही जाएंगे। मतलब आपका कहना यह है कि जो मुलाकातें हो रही हैं ये सिर्फ कूटनीतिक स्तर पर है, लेकिन अंदर खाने यही सब चाहते हैं कि वॉर चलती रहे, जंग चलती रहे और ये युद्ध लंबा चले। एक और बड़ी खबर जल्दी से बता देते हैं, गाजा को फ्यूल देने पर इजराइल का बड़ा बयान आ गया है। अब नेतन्याहू के सलाहकार का बड़ा बयान आया है, गाजा में फ्यूल नहीं जाने देंगे, हमास की सैन्य मशीनों में और ईंधन नहीं डालना चाहते, बंदियों को रिहाई करने के बावजूद ईंधन नहीं देंगे। तो ये एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड है जो सामने आया इजराइल का। और इस बीच अगली बड़ी खबर, बंधकों को छोड़ने के लिए हमास ने अब बड़ी शर्त रख दी है और ये कहा है कि गाजा के लिए हमें फ्यूल चाहिए, क्योंकि अस्पतालों में इलाज के लिए हमारे पास जेनसेट्स चलाने के लिए फ्यूल नहीं है। फ्यूल खत्म होने से कई अस्पताल बंद होने के कगार पर आ गए हैं, जबकि बिजली नहीं होने से इलाज में भी जो घायल इन हमलों में हो रहे हैं लोग, उनके इलाज में भारी परेशानी देखने को मिल रही है। कतर मध्यस्थता कर रहा है और बदले में वो फ्यूल की डिमांड कर रहा है। और एक और बड़ी खबर, ईंधन की कमी की वजह से गाजा के इंडोनेशियन अस्पताल की बिजली गुल हो गई है। बिजली न होने से सुविधाएं बाधित हुई हैं। बिजली नहीं होने के चलते अस्पताल में अफरा तफरी का आलम है। ईंधन की कमी की वजह से बंद की गई अस्पताल की बिजली। और अगली बड़ी खबर भी गाजा के अस्पताल से जुड़ी हुई, जहां पर अस्पतालों में बिजली गुल हो गई है। अस्पताल में रोशनी के लिए मोबाइल टॉर्च का मजबूरन इस्तेमाल किया जा रहा है। मोबाइल टॉर्च की रोशनी में लोगों का ऑपरेशन और इलाज हो रहा है। ईंधन की कमी की वजह से जेनसेट्स भी बंद है और विदाउट एनेस्थीसिया लोगों का ऑपरेशन करने को मजबूर हैं डॉक्टर्स। तमाम अस्पताल बंदी के कगार पर पहुंच गए हैं। और एक और बड़ी खबर, जो बाइडेन और नेतन्याहू के बीच फिर बातचीत हुई है। दो बंधकों की रिहाई के बाद बातचीत हुई है। नेतन्याहू ने ताज़ा हालात की जानकारी दी है बाइडेन को। बाइडेन ने अमेरिकी फोर्स भेजने के बारे में बताया है। व्हाइट हाउस ने यह बयान जारी किया। और अगली बड़ी खबर, गाजा में मानवीय मदद पहुंचाने पर बोले हैं अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन। अमेरिका मानवीय मदद का समर्थक है। गाजा के नागरिकों को मदद मिलती रहेगी। लोगों को खाना, पानी, दवा ये पहुंचता रहे और इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे। और राठौर सर, वापस लौटता हूं आपके पास और ये बताइए, एक तरफ अमेरिका कहता है कि युद्ध नहीं रुकना चाहिए और दूसरी तरफ ये कहता है कि मानवीय मदद मिलती रहनी चाहिए। करना क्या चाहता है अमेरिका? जाहिर क्या कर रहा है और क्या मैसेज देने की कोशिश? देखिए, इसको विपिन कहते हैं मट एंड जेफ मेथड। जी, ये एक टर्म है इंटेलिजेंस में, एक पीटता है दूसरा पुचकारता है। अमेरिका यही दोनों काम कर रहा है, एक तरफ पीट रहा है एक तरफ पुचकार रहा है ताकि वो हमारी बात सुने। ये मट एंड जेफ मेथड है। एक तरफ उसके युद्धपोत खड़े हैं, एक तरफ इजराइल को सैन्य सहायता दी जा रही है, बड़े बड़े धमकाने वाले स्टेटमेंट जा रहे हैं और उसके साथ बैकडोर में बात हो रही है कि ये करो नहीं तो ये होगा, ये करो नहीं तो ये होगा। ये एक डिप्लोमेसी का तरीका है और मैं समझ रहा हूं कि ये कहीं ना कहीं काम भी कर रही है। ठीक है, एक बड़ी खबर आ रही है कैप्टन साहब, मैं उसके बाद आ रही हूं आपके पास। एक बड़ी खबर है, इजराइल के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान आ गया है। गाजा पर होगा घातक हमला, इजराइल का कहना है। रक्षा मंत्री का योव गैलेंट का कहना है अगले चरण में और घातक हमला होगा, समंदर, जमीन और आसमान से हमला होगा। तो यानी जो दूसरा चरण होगा वो और ज्यादा खतरनाक होगा। ये कहा जा रहा है इजराइल की तरफ से, उनके रक्षा मंत्री की तरफ से, कि समंदर, जमीन पर से हमला होगा। तो युद्ध का 18वां दिन और आप
इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि ये युद्ध विध्वंसक होगा। जमीनी हमले से पहले हमास के कब्जे से बंधकों को छुड़ाने की जद्दोजहद भी है। इस बीच गाजा मलबे में तब्दील होता नजर आ रहा है। तस्वीरों के सहारे हम आपको दिखा रहे हैं, गाजा की तबाही का मंजर लगातार देखने को मिल रहा है। और देखिए, इजराइल हमास युद्ध का आज 18वां दिन है। गाजा पर इजराइल के लगातार हमले जारी है। आईडीएफ जमीनी हमले का प्लान बना रही है। आइए आपको बताते हैं कि ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर इजरायली डिफेंस फोर्स का क्या कुछ कहना है और क्या कुछ प्लान है। बिग बॉल पर आपके सामने। अब ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते हैं। आईडीएफ ने साफ कर दिया है, हमास को मिटाने के लिए हमला जरूरी है। निधि जी, हमास के बुनियादी ढांचे को नष्ट करना जरूरी है। द टाइम्स ऑफ इजराइल की तरफ से कहा गया, हिजबुल्लाह के हमलों के बावजूद हमले को तैयार हैं। कैप्टन शाम, नेवल कैप्टन शाम, अब तो जमीन से नहीं समंदर से भी हमले लगातार तेज होने वाले हैं। जो अगला चरण होगा वो और घातक होगा। देखिए, इस समय जो इजराइल के ऊपर संकट है, उस संकट की स्थिति में जो उनके डिफेंस मिनिस्टर का बयान कि अब तीनों तरफ से उनके ऊपर वार होगा, आखिर वो उस जगह के मुखिया हैं, रक्षा मंत्री हैं, तो ये तो कहना उनका फर्ज है। और आईडीएफ का कहना कि अब और हम नहीं रुक सकते, ये भी उनका जमीनी फर्ज है, क्योंकि वो पूरी तरह से तैयार है। 3 लाख सेना और 1.5 लाख उनकी एक्टिव सेना और 3 लाख रिजर्व। तो ये तो बिल्कुल निश्चित है कि वो अपनी बात कह रहे हैं। पर जैसा मैंने कहा, उनकी अपनी कैबिनेट में चरमराहट है। डिफेंस मिनिस्टर तो हिजबुल्लाह से भी टकराने के लिए तैयार है। लेकिन मैं दाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री इजराइल के, जिनके पास 6 से 7 कंट्री के लोग बार बार जाके उनका हाथ थामने के लिए कुछ कह रहे हैं। और ये कहना एक बड़ी बात होती है, क्योंकि अगर लड़ाई होती है बिना हॉस्टेजेस क्लियरेंस के, बात आप कह रहे हैं, बहुत मुश्किल हो जाएगी लड़ाई। देखिए, 2 मोर्चों पर जंग लड़ी जा रही है। एक तरफ है कूटनीतिक मंच, तो दूसरी तरफ है जमीनी लड़ाई। अब ये न सिर्फ जमीन तक रही, ना आसमान तक रही, वह समंदर पर भी आने वाली है। और दूसरा चरण और ज्यादा खतरनाक होने वाला है, जैसे कि इजराइल ने संकेत दे दिए हैं।